जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत का प्रोजेक्ट 77 जिसके तहत 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जिन्हें कि SSN कहा जाता है, उस पर अब बड़ा काम शुरू हो चुका है। दरअसल अब DRDO इन पनडुब्बियों में एडवांस सोनार सिस्टम लगाएगा। ये सिस्टम पहले के USHUS-2 सोनार सिस्टम से कहीं ज्यादा आधुनिक होंगे। सोनार दोस्तों पनडुब्बियों की आंख और कान का काम करते हैं, जो पानी के अंदर दुश्मन की पनडुब्बियों, जहाजों और खतरों को पहचानने में मदद करते हैं। नया सोनार DRDO की नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी ने तैयार किया। SSN पनडुब्बियां लगभग 10,000 टन वजनी होगी। इनमें नया 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगेगा। इनका सिलिंड्रिकल डिजाइन होगा, जिससे पानी में ज्यादा चुपचाप और ये तेज चल पाएंगी। इवन इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक और भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। और अब ये जो नया सोनार सिस्टम है दोस्तों, वो बेहतर सिग्नल प्रोसेसिंग और सेंसर्स के साथ होगा। एक्टिव और पैसिव दोनों मोड में काम करेगा। लंबी दूरी और सटीक ट्रैकिंग क्षमता इसके जरिए पनडुब्बियों को मिलेगी और ये जहाज के दूसरे सेंसर से पूरी तरह जुड़कर दुश्मनों की हरकतों की पूरी तस्वीर देगा। टाइमलाइन की बात की जाए तो इसका डिजाइन फेज जो है 2029 तक पूरा हो जाएगा। पहली पनडुब्बी 2036 तक नौसेना को मिल सकती है। इसे LNT और DRDO और विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर मिलकर तैयार करेंगे। इसमें 90% से ज्यादा हिस्से देसी यानी कि स्वदेशी होंगे। दोस्तों, अब GTRE और गोजेज एरोस्पेस मिलकर 90 किलोन्यूटन क्लास का इंजन तैयार कर रहे हैं, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए बनाया जा रहा है। ये इंजन भारत के मौजूदा कावेरी ड्राइव इंजन पर बेस्ड होगा। यहाँ पर दोस्तों जो मौजूदा 49 किलोन्यूटन इंजन है, उसे 60 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट तक अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद 90 किलोन्यूटन आफ्टर बर्नर वर्जन विकसित किया जाएगा। ये इंजन भारत की गर्म और नमी वाली जलवायु के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, ताकि GF414 इंजन जैसी 8 से 10% थ्रस्ट लॉस की समस्या ना हो सके। इस इंजन अपग्रेड में दोस्तों काफी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिसमें कि एयर कंप्रेशन, हाई प्रेशर टरबाइन, एयर इनलेट और आउटलेट रिकवरी। इवन दोस्तों इसमें लाइट वेट मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा और इस इंजन के कई फायदे मिलेंगे, जैसे कि फ्लैट वेटेड डिजाइन, यानी कि तापमान और नमी से थ्रस्ट पर असर नहीं पड़ेगा। 90 किलोन्यूटन वेट थ्रस्ट होगा, जो कि तेजस मार्क 2 को बेहतर स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी प्रदान करेगा और सुपर क्रूज जैसी क्षमताएं भी संभव हो पाएंगी। और ये पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन होगा। कहा ही जा रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो होगी वो लगभग $1 बिलियन के आसपास होगी और पहला उड़ान योग्य जो इंजन होगा वो आने वाले दशक की शुरुआत तक तैयार हो जाएगा। वहीं दोस्तों भारतीय सेना अब ऑटोनॉमस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को तैयार कर रही है, जो कि एंटी ड्रोन की भूमिका निभाएंगे। आप सबको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर में बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 500 से ज्यादा स्वाम ड्रोन्स छोड़े थे। हालांकि दोस्तों इन ड्रोन्स ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी टक्कर भी दी थी, जिससे कि कुछ कमजोरियां भी सामने आई। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि स्टैटिक एंटी एयर सिस्टम को हर जगह तैनात नहीं किया जा सकता था। इवन LOC काफी लंबी है, इसीलिए हर जगह निगरानी करना भी मुश्किल हो जाता है और इवन महंगी इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना सस्ते ड्रोन के खिलाफ फायदेमंद नहीं है। इसलिए भारतीय सेना अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को मोबाइल एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये AI से लैस होकर खुद दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और नष्ट कर सकते हैं। इसमें सॉफ्ट किल यानी कि जैमिंग और GPS स्पूफिंग क्षमता होगी। इवन हार्ड किल में मिसाइल, मशीन गन और लेजर हथियार ये दुश्मन को ड्रोन पर छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि इन UGVs को मैश नेटवर्क से जोड़कर डिफेंसिव ग्रिड भी बनाई जाएगी। और मई 2025 में ग्राउंड बेस्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए जानकारी भी मंगवाई गई थी, जिसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था, जिसमें कि 50% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि DRDO का दक्ष या मूल रोबोट को इस भूमिका के लिए तैयार किया जा सकता है। उस पर रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन या लेजर हथियार लगाए जा सकते हैं। और इवन दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी से लो कॉस्ट एंटी ड्रोन UGVs भी तैयार किए जाएंगे। मतलब साफ है कि भारतीय सेना स्वाम ड्रोन्स के खतरों का मुकाबला करने के लिए ऑटोनॉमस UGVs को मोबाइल एंटी ड्रोन हथियार में बदलने का काम कर रही है और ये सिस्टम भविष्य में LOC और संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना अब 36 और राफेल फाइटर जेट्स यानी कि कम से कम 2 और स्क्वाड्रंस को शामिल कर सकती है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल यहाँ पर अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर पहले से ही तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर है। पायलट ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर भी मौजूद है। हैंगर, स्पेयर डिपो, मेंटेनेंस बे पहले से ही उपलब्ध है। इवन हैदराबाद के MRO फैसिलिटी में इंजन सर्विसिंग और ओवरहॉल की भी क्षमता है। अब सबको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स फ्रांस से 114 और राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव दे चुकी है सरकार को, जिसकी अनुमानित कीमत कम से कम 2 लाख करोड़ से अधिक होगी। मतलब साफ है कि भारत बिना नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए 2 और राफेल स्क्वाड्रंस को शामिल कर सकती है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की क्षमता बढ़ेगी।
HAL का टारगेट है कि 2031 तक IMRH हेलीकॉप्टर को सर्टिफिकेशन दे दिया जाए। दरअसल यहाँ पर जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH है वो 12 टन वजनी मीडियम कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और थल सेना में मौजूदा Mi-17 हेलीकॉप्टरों की जगह लेगा और इस IMRH पर साफरन हेलीकॉप्टर इंजन लगेगा। ज्यादा पावर और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के हिसाब से इसे डेवलप किया जा रहा है और इवन ये हर मौसम में काम कर सकता है और साथ ही बिना पायलट वाले सिस्टम यानी कि UAVs को भी इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पहला प्रोटोटाइप 2028 तक आएगा, पहली उड़ान 2029 से 31 के बीच होगी, सर्टिफिकेशन 2031 तक मिलेगा और सीरियल प्रोडक्शन 2032 से हो जाएगा। इवन HAL ने इसमें अपना खुद का फंड करीबन 4000 करोड़ रुपए लगाए। हालांकि अभी CCS से मंजूरी मिलना बाकी है इसके लिए और जहां तक प्रोडक्शन क्षमता की बात की जा रही है तो सालाना 90 हेलीकॉप्टर तक बनाए जा सकते हैं और इवन इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और इसका फायदा ये होगा कि हमारी रशिया पर निर्भरता घटेगी, हिमालय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशनल क्षमता बढ़ेगी और इवन ग्लोबल हेलीकॉप्टर मार्केट में भारत को कंपटीशन करने का मौका मिलेगा। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना ने पहली बार विदेशी पनडुब्बियों के साथ मेटिंग यानी कि जुड़ाव करके दिखाया और ये उपलब्धि सिंगापुर में हो रहे एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 25 के दौरान हासिल की गई। इस एक्सरसाइज में 40 से अधिक देश शामिल हैं। दरअसल भारतीय नौसेना का INS निस्तार जो कि डाइविंग सपोर्ट वेसल है और सबमरीन रेस्क्यू यूनिट ने इसमें हिस्सा लिया और इस एक्सरसाइज के दौरान इंटरवेंशन और रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। 3 दिनों में 3 सफल मीटिंग और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ऑपरेशंस भी पूरे हुए। यहाँ पर भारत ने दिखाया कि वो गहरे समुद्र में पनडुब्बी बचाव अभियान चला सकता है। ये क्षमता भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल करती है जिनके पास डेडिकेटेड सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम है यानी कि DSRV। वहीं लद्दाख पुलिस ADS सिंह जामवाल ने कहा कि सोनम वांगचुक की पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शंस है उनकी जांच चल रही है। सोनम वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में लेकर राजस्थान की जोधपुर जेल में डाल दिया गया है। जो आरोप लग रहे हैं सोनम के ऊपर दोस्तों उसमें कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव पकड़ा गया था जिसने वांगचुक के प्रोटेस्ट के वीडियो पाकिस्तान भेजे। पुलिस के मुताबिक वांगचुक की विदेश यात्राएं भी संदिग्ध है। उन्होंने पाकिस्तान में द डॉन प्रोग्राम में भी भाग लिया था और वो बांग्लादेश भी गए। उन पर विदेशी फंडिंग और FCRA उल्लंघन की भी जांच चल रही है। पुलिस ने बताया कि वांगचुक के भाषणों ने उकसावे का काम किया जहां पर उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की अशांति का जिक्र किया। इवन दोस्तों 25 सितंबर को सरकार और लद्दाख के नेताओं के बीच बैठक होनी थी और उससे पहले सोनम ने पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया। इवन इस हिंसा में 3 नेपाली नागरिकों को गोली लगी है और 50 लोग हिरासत में लिए गए जिनमें कई रिंग लीडर भी माने जा रहे हैं। इवन दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि सोनम वांगचुक पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रखे हैं। वो चाहते हैं कि वो लद्दाख की बागडोर अपने हाथ में संभालें। पुलिस का दावा है कि उन्होंने इस आंदोलन को हाईजैक करने और सरकार से संवाद बाधित करने की भी कोशिश की है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारत का स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर जो कि ऊंचाई वाले इलाकों के लिए तैयार किया जा रहा है। अब इसके इंजन और ट्रांसमिशन यानी कि गियर बॉक्स में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दरअसल इसमें अब 800 हॉर्स पावर का देसी इंजन और लोकल ट्रांसमिशन इसमें लगाया जाएगा। जो शुरुआती मॉडल बने उनमें अमेरिका का क्यूमेंस इंजन लगाया गया है। यहाँ पर पहला बैच जो है जोरावर लाइट टैंक का उसमें अमेरिकी इंजन लगे होंगे, लेकिन अगले 300 से 400 टैंकों में नया 800 हॉर्स पावर भारतीय इंजन और गियर बॉक्स लगाया जाएगा। यहाँ पर जो अमेरिकी क्यूमेंस इंजन है वो 760 हॉर्स पावर का है और इसमें REN के गियर बॉक्स है। हालांकि ये अच्छा जरूर है लेकिन पूरी तरह भारत निर्भर नहीं है, यानी कि सप्लाई चेन में इश्यूज आ सकते हैं आगे। यहाँ पे जो नया इंजन बनाया गया है स्वदेशी वो CVRD और अशोका लीलैंड ने मिलकर तैयार किया है जो कि 600 हॉर्स पावर का है, लेकिन अब इसका अपग्रेडेड वेरिएंट 800 हॉर्स पावर का होगा। इसका पावर टू वेट रेशो भी ज्यादा होगा। ये 15,000 फीट की ऊंचाई पे भी ऑपरेशंस कर सकता है। इवन ठंड में इसे आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। फ्यूल की भी बचत होगी। वहीं भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अंजनी टेक्नोप्लास्ट ने नेक्स्ट जनरेशन का रडार इनविजिबल और सेल्फ हीलिंग बंकर वॉल तैयार की है। ये बंकर वॉल दोस्तों वो रडार इनविजिबल है और सेल्फ हीलिंग है, यानी कि खुद मरम्मत भी कर सकती है। इसकी खासियतों की बात की जाए तो इसमें बैलिस्टिक प्रोटेक्शन है, यानी कि गोलियों और विस्फोट से सुरक्षा हो सकती है। रडार शील्डिंग है, यानी कि दुश्मन के रडार और सेंसर से ये छिपा रह सकता है। सेल्फ हीलिंग मटेरियल है, यानी कि गोली या छोटे धमाके से जो दरारें होती हैं उसे खुद भर लेता है। इसके जो हाल ही में टेस्ट हुए उसमें इंसास और AK सीरीज की राइफलों पर यानी कि फुली बस्ट मोड में टेस्ट भी किया गया था और इसका रिजल्ट ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद सामने आया। इस नई तकनीक से भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसे कि भारत खुद बना रहा है। ये बंकर वॉल न सिर्फ गोली और धमाकों को रोकता है बल्कि खुद को रिपेयर भी कर लेता है और रडार से भी छिपा रहता है। मतलब कम मेंटेनेंस, ज्यादा प्रोटेक्शन और दुश्मन को चकमा देने की ताकत। तो फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।